अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर नंबर 5 की इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी। एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट कर देते हैं इसे। देखो भाई, रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स के अंदर भी दो तरह की होती है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होती है कि जिसके अंदर सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ मेथड्स वही हैं जो प्लांट्स के अंदर या बॉटनी के अंदर हमने देखे थे। पहला मेथड फिजन है, जिसके अंदर एक सेल या तो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, दो में टूट जाएगा, या फिर दो से ज़्यादा में टूट जाएगा। दो में टूटेगा तो बाइनरी फिजन कहेंगे, दो से ज़्यादा टूटेगा तो मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो ये वही प्रोसेस है जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, अमीबा के अंदर ये वाली एग्जांपल आपको मिल जाएगी बाइनरी फिजन की, और ये प्लाज्मोडियम है हमारे पास जिसके अंदर मल्टीपल फिजन की एग्जांपल हो जाएगी। तो अमीबा के अंदर एक अमीबा जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के अंदर एक प्लाज्मोडियम जो है वो तीन से ज़्यादा के अंदर, दो या दो से ज़्यादा के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर डीएनए जितनी कॉपीज़ बनेंगी, जितने ऑर्गेनिज्म बनने हैं उतनी कॉपीज़ बनेंगी। अगर बाइनरी फिजन हो रहा है तो डीएनए की दो कॉपीज़ होंगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। अगर प्लाज्मोडियम के 3 बनने हैं या 4 बनने हैं तो पहले 4 कॉपीज़ होंगी और फिर वो 4 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। बडिंग वो मेथड होता है कि जिसके अंदर ग्रोथ डेवलप होती है। ठीक है, तो हाइड्रा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। हाइड्रा इस तरह का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा। इसके अंदर ये आउट ग्रोथ होती है, इसको हम बर्ड का नाम देते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता जाता है। ठीक है, ये छोटा होता है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता जाता है, और फिर ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है और ये नया हाइड्रा जो है ये बन जाता है। फाइलम निडेरिया जो है, जिसे सीलेंट्रेट्स भी कहते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है हाइड्रा। तो इसके अंदर ये बर्डिंग होती है, जिस तरह प्लांट्स के अंदर बर्डिंग होती है उसी तरह बर्डिंग होती है, जिस तरह यीस्ट के अंदर हमने देखा था। फ्रेगमेंटेशन, ये नया आपको वर्ड सुनने को मिल रहा है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े होना ही होता है। तो ये लोअर एनिमल्स के अंदर जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लाइक लिवर फ्लूक वो है जो प्लेटीहेल्मिन से बिलोंग करता है, ये पैरासाइट होता है। और नीमाटोड्स जिन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है ये मेथड फ्रेगमेंटेशन का। इसमें होता है ये कि इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है फ्रेगमेंट्स के अंदर, टुकड़ों के अंदर, और हर फ्रेगमेंट जो है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जिस तरह फिजन के अंदर हो रहा था कि एक सेल है जो कि ब्रेक हो रहा था दो के अंदर, अब यहाँ सेल नहीं है बल्कि एक वर्म है जिसकी बॉडी है। इस वर्म को आप यहाँ से काटें और यहाँ से काटें तो इससे एक नया वर्म बन जाएगा, इससे नया वर्म और इससे नया वर्म बन जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन का। तो ये भी कुछ एनिमल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फ्यूजन होता है स्पेशलाइज सेल्स का, जिन्हें हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनके अंदर हाफ नंबर होता है क्रोमोसोम का, और दो चाहिए होते हैं हमें, और दोनों के मिलने से एक सेल बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है, यानी जिसके अंदर पूरा नंबर हो जाता है क्रोमोसोम का, और ये डिप्लॉइड सेल जो है वो कहलाता है जाइगोट। और ये जो फ्यूजन होता है दोनों का, यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है गैमेट्स का बनना, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद मेटिंग होती है। मेटिंग के अंदर दोनों जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल, इनको एक जगह लाया जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ये अपने गैमेट्स को एक प्लेस के ऊपर लेकर आते हैं ताकि अगला स्टेप हो सके, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और इसके मिलने से जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं ना। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रैबिट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन हमेशा एनिमल्स के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होती है वो मियोसिस से होती है। ठीक है, मियोसिस का मतलब ये है कि एक ऐसा सेल होगा कि जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम होंगे, और इससे जब गैमेट बनेगा तो उसके अंदर आधे क्रोमोसोम जाएंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना जो है इसका मतलब मियोसिस हो रहा है। ठीक है, तो चाहे रैबिट के अंदर हो चाहे इंसानों के अंदर हो, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो एक ही जैसा होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगी, यानी मेल गैमेट्स बनेंगे, और ये स्पर्म बनेंगे मेल गोनैड्स के अंदर। गोनैड्स एक खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो मेल गोनैड्स जो हैं उन्हें हम टेस्टिस का नाम देते हैं। एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं। ये जर्म सेल्स जो हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, इनसे जो स्पर्म्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। इसी तरह से oogenesis जो है ये ओवम का बनना होता है, और ये फीमेल गोनैड्स में होगा। फीमेल गोनैड्स को हम ओवरी का नाम देते हैं। ये भी मियोसिस के जरिए होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो जर्म सेल होगा और वो डिप्लॉइड होगा, और इससे जो ओवम बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। अच्छा, मियोसिस के अंदर एक और काम भी होता है। एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, दूसरा
इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है, दो सिमिलर क्रोमोसोम जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ये अपने कुछ पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब ये क्रोमोसोम जो है ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं है, इसके अंदर कुछ पार्ट इसका आ गया, तो समझ लें ये एक न्यू कॉम्बिनेशन बन गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल बी है। जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो अब यहाँ पे कैपिटल ए ही रहा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल बी आ गया, और यहाँ पे स्मॉल ए हो गया, और यहाँ पे कैपिटल बी चला गया। तो अब ये न्यू कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कुछ गैमेट्स ऐसे बनेंगे जिसमें ये वाला कॉम्बिनेशन होगा और ये वाला, कुछ में यही रह जाएगा। तो बच्चों के अंदर डिफरेंट वैरायटी जो है वो आ सकती है, ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो क्रॉसिंग ओवर होती है जिससे वेरिएशन आती है, ठीक है। गैमेट्स के अंदर दे डू नॉट हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप। मैंने बता दिया कि कुछ के अंदर ये होगा, कुछ के अंदर ये होगा, कुछ में ये और कुछ में ये। तो आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप नहीं होगा, डिफरेंट तरह के गैमेट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस दिया हुआ है, क्या डिटेल दी हुई है या नहीं, मैं देख लूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दी हुई है और प्रोसेस की नहीं दी हुई, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं। देखो भाई, मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप्स के अंदर होता है, ठीक है। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यहाँ पे नजर आ रहा है 2n है, और यहाँ पे हाफ ऑलरेडी हो चुका है। और मियोसिस 2 जो होता है ये इसका दूसरा स्टेप होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम प्रोसेस का कहते हैं, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक टाइप के, ये स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रही है, कहानी स्टार्ट होगी एक तरह के सेल से जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है कि जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम है अभी, ठीक है। और ये बना किससे है, ये जर्म सेल से बना है, ठीक है। जर्म सेल से बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर पूरे क्रोमोसोम है। ये मियोसिस स्टार्ट करेगा, पहला स्टेप मियोसिस का होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब एक सेल है, पहले मियोसिस के नतीजे में एक सेल से बनते हैं 4, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बनते, पहले 2 बनते हैं फिर 4 बनते हैं। तो जो 2 सेल बनेंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पूरे क्रोमोसोम थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हाफ ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला भी और ये वाला भी, ये करेंगे मियोसिस 2, जिसके नतीजे में 2 सेल और बनेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब की बार मजीद हाफ नहीं होगा। इसमें भी n था, इससे बनने वाले दोनों सेल में भी n है, इसमें भी n था, इससे बनने वाले दोनों सेल में भी n है। ये चारों सेल कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स, और ये आगे जाकर मॉडिफाई होते हैं, यानी इनका शेप चेंज होता है और ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बने, 4, ठीक है। और प्रोसेस जो है उसका नाम है मियोसिस। अब आ जाते हैं oogenesis के ऊपर। तो कहानी जिस तरह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट हुई थी, वहाँ यहाँ प्राइमरी oocyte से स्टार्ट होगी। इसमें 2n है, यानी पूरे क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद है। ये वाला सेल पहली बार करेगा मियोसिस, और पहली बार वाला मियोसिस कहलाता है मियोसिस 1, जिसके नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है हाफ। अब फर्क ये है कि वहाँ पे दोनों सेल बराबर बने थे, यहाँ पे जो सेल है एक बड़ा बन रहा है और एक छोटा। छोटा वाला सेल कहलाता है पोलर बॉडी, ये बेकार है। जो बड़ा वाला सेल है वो कहलाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte भी और पोलर बॉडी भी अब करेंगे सेकेंड डिवीजन, जिसको हम कहेंगे मियोसिस 2। अगेन इससे एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा, छोटा वाला अगेन कहलाएगा पोलर बॉडी, और इससे दोनों छोटे सेल बनेंगे, ये दोनों कहलाएंगे पोलर बॉडी। ये स्पर्मेटिड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्पर्मेटिड कहाँ से आ गया इधर, तो ये तीनों जो है ये पोलर बॉडीज हैं, और ये जो है हमारे पास ये एक सेल जो है ये ओवम है। ये तीनों डिजेनरेट हो जाएंगी, ये तीनों बेकार हैं, ये तीनों वेस्ट हो जाएंगी, और ये एक जो बच गया ये ओवम कहलाता है। तो प्राइमरी oocyte के अंदर थे डबल क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम। सेकेंडरी oocyte के अंदर हो गए हाफ, और उसके बाद मजीद हाफ नहीं हुए, वही रहे। तो क्योंकि मियोसिस 2 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता। तो फर्क यह है कि स्पर्म जब बनते हैं तो एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, ओवम जब बनता है तो एक सेल से सिर्फ एक ओवम बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो कि आगे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के ऊपर, इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि एक खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गोनेड्स। तो मेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं उन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल के अंदर जो गोनेड्स हैं वो ओवरीज कहलाते हैं। तो गोनेड्स वो ग्लैंड्स हैं
जिनका काम रिप्रोडक्शन होता है, जिनका काम गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है हमारे पास। तो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, ये 2 होते हैं और ये बॉडी के आउटसाइड हैंग हो रहे होते हैं एक अदद बैग के अंदर, ठीक है। ये बैग जो है ये कहलाता है स्क्रोटम। ये 2 टेस्टिस हैं, इसे स्क्रोटम भी कहते हैं, स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। इसके अंदर ये 2 टेस्टिस मौजूद होता है। इसको अगर आप कट करके देखें टेस्टिस को, तो इसके अंदर इस तरह की कॉइल ट्यूब्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है और इनसे निकलती है एक अदद ट्यूब जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं, ये एपिडिडाइमिस है और एपिडिडाइमिस के अंदर जो है ये कलेक्ट होकर जाते हैं स्पर्म्स, ठीक है। ओवरी फीमेल की अगर हम बात करें तो ये इनके पास भी 2 गोनेड्स होते हैं, यानी ओवरीज होती हैं। फ़र्क ये होता है कि मेल के जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं, जबकि फीमेल की जो ओवरीज हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं, एब्डोमेन के अंदर मौजूद होती हैं और इनका काम इस ओवम प्रोडक्शन होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। अब जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनने के बाद एपिडिडाइमिस में आ जाते हैं, तो एपिडिडाइमिस के अंदर ये कुछ वक्त गुजारते हैं, यहाँ पर ये मैच्योर होते हैं और उसके बाद एक डक्ट के अंदर, एक पाइप के अंदर जाते हैं जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस भी 2 होती हैं, एक टेस्टिस से एक आ रही होती है और दूसरे टेस्टिस से दूसरी आ रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ओवम बन जाता है, तो ओवम बनने के बाद एक ट्यूब में आता है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसका काम होता है कि ये ओवम को ओवरी से लेती है और आगे वाले स्ट्रक्चर के पास देती है जिसको हम यूट्रस का नाम देते हैं। तो जिस तरह 2 ओवरीज हैं उसी तरह से ये ट्यूब भी 2 हैं, जिस तरह 2 टेस्टिस हैं इसी तरह वास डिफरेंस भी 2 हैं। उसके बाद जेनिटल्स आते हैं। अच्छा, डक्ट जो है ये गैमेट कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। जेनिटल्स जो हैं ये गैमेट को डिपॉजिट करने या रिसीव करने के काम आते हैं, यानी जो प्रोसेस होता है जिसको हम मेटिंग का नाम देते हैं। तो उस मेटिंग के अंदर मेल और फीमेल अपने जो गैमेट्स हैं वो एक जगह पर लेकर आते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स काम आते हैं वो जेनिटल्स कहलाते हैं। तो मेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो पेनिस होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम ये होता है कि जो मेल का फ्लूइड है जिसको सीमेन कहते हैं, जिसमें स्पर्म्स होते हैं, उसको फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो ये पेनिस का काम होता है। तो फीमेल के अंदर रिसीविंग एंड होता है जिसको हम विजाइना कहते हैं। ये एक ट्यूब होती है जो रिसीव करती है सीमेन को, जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे एक मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल है, इसके अंदर एक चार्जिंग सॉकेट होता है, ठीक है, और एक चार्जर होता है, ठीक है। तो ये जो चार्जिंग सॉकेट है ये इसको आप समझ लें ये विजाइना की तरह है, ये रिसीव करेगा और ये जो चार्जर पिन है ये पेनिस है। इसका काम ट्रांसफ़र करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसफ़र होती है और ये रिसीवर होता है। बिल्कुल इसी तरह स्पर्म्स यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं और इसका काम जो है वो रिसीव करना होता है। लास्ट में कुछ एडिशनल ग्लैंड्स होते हैं, उनमें मेल के अंदर 3 ग्लैंड्स हैं, एक प्रोस्टेट होता है, एक कॉपर्स ग्लैंड होता है, एक सेमिनल वेसिकल होता है। ये तीनों जो है एक तरह का फ्लूइड बनाते हैं जिसको आप सीमेन कहते हैं। और फीमेल के अंदर जो ओवरी है वो ही वर्क करती है ग्लैंड के तौर पे और ये कुछ सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारे पास तो ये जो है हमारे पास ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये यूरिनरी पार्ट है, ठीक है, इसको हमने डिस्कस नहीं करना। ये किडनी है, राइट और लेफ्ट किडनी है और किडनी से निकलने वाला जो पाइप है ये यूरेटर है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता। ये ब्लैडर है, ये भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता। तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये मेल का पार्ट है, सॉरी, ये है फीमेल का पार्ट। तो मेल के अंदर ये हमारे पास टेस्टिस मौजूद है, ठीक है, ये टेस्टिस मौजूद है। टेस्टिस के बिल्कुल साथ ये जो लगी हुई है ट्यूब मोटी सी, ये एपिडिडाइमिस है। टेस्टिस से बन के ये जाते हैं एपिडिडाइमिस में, यहाँ स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। ये भी टेस्टिस है, ये भी एपिडिडाइमिस है। इनसे ये जो ट्यूब निकल रही है बड़ी वाली, दिस इज कॉल्ड डक्टस डिफरेंस या इसे हम वास डिफरेंस भी कहते हैं, डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस। अच्छा, ये आती है यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल, इससे फ्लूइड निकलता है। उसके बाद एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट, इससे फ्लूइड निकलता है। एंड देन 2 ग्लैंड्स और है जिनको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। इन तीनों से फ्लूइड निकलता है और यहाँ से जो स्पर्म्स आए थे वो इस रास्ते से होते हुए ये जो पाइप है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, यूरिथ्रा वो पाइप है कि जिससे यूरिन भी पास होता है और जिससे स्पर्म्स भी पास होते हैं, लेकिन एक वक्त में कोई एक चीज़ पास होती है। तो इस यूरिथ्रा के अंदर आ जाते हैं और इस रास्ते से बाहर चले जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पेनिस। इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं यहाँ पे, जिसको हम विजाइना कहते हैं, इस फीमेल के स्ट्रक्चर के अंदर।
ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये फीमेल है, फीमेल के अंदर भी ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ये छोटी छोटी जो दो नज़र आ रही हैं ये ओवरीज हैं, ये एब्डोमेन के अंदर मौजूद होती हैं। इससे निकलने वाली ये जो पाइप है दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, या इसे हम ओविडक्ट का नाम भी देते हैं। ये ओविडक्ट आके खुल रही है हमारे पास एक स्ट्रक्चर के अंदर कि जिसको हम यूट्रस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको हम यूट्रस का नाम देते हैं। यूट्रस से आगे जो है हमारे पास ये वेजाइना होता है। ये अलग से लगा हुआ है ब्लैडर, ब्लैडर जो है इसका पाइप यूरिथ्रा होता है। ये यूरिथ्रा और वेजाइना दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, ये एक साथ नहीं होती। मेल के अंदर जो है वो एक ही ओपनिंग होती है जिससे यूरिन भी पास होता है और जिससे सीमेन भी पास होता है, यानी स्पर्म्स भी यहीं से जाते हैं। फीमेल के अंदर अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, यूरिन के लिए अलग रास्ता होता है, जबकि जो वेजाइना है जो कि स्पर्म्स को कलेक्ट करने के काम आता है और बेबी की बर्थ के काम आता है, ये अलग पैसेज होता है। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो स्ट्रक्चर थे जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों तरह की होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमेट्स मिल रहे हैं, और इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है और लाजिम है कि बॉडी के बाहर होगी तो उसे कोई मीडियम चाहिए होगा प्रोटेक्शन के लिए, तो वो पानी के अंदर होती है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही वक्त में अपने गैमेट्स जो हैं वो पानी में छोड़ देते हैं और वो पानी में फ्यूज हो जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है और फीमेल की बॉडी में होती है, मेल की बॉडी में नहीं बल्कि फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। एक्सटर्नल के अंदर जाहिर है जब पानी के अंदर है तो दोनों गैमेट्स जो हैं वो एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। गैमेट्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किया जाता है, क्यों? क्योंकि लॉस्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। पानी में एक बार छोड़ दिए तो प्रोटेक्शन तो है नहीं, तो ज़ाया भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में होती है। गैमेट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो सकते हैं। गैमेट्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिली हुई होती है बॉडी से। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कि ये रेप्टाइल्स के अंदर, एप्स के अंदर और मैमल्स के अंदर पाई जाती है। नाउ दिस इज सम एडिशनल टॉपिक है, ये नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। तो पॉपुलेशन क्योंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें उन्होंने कुछ बताया भाई कि पॉपुलेशन को प्लान करना जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। तो एक बहुत आसान सा आंसर है इसका, वो ये है कि रिसोर्सेज आपको देखना होता है कि जब जो कहते हैं ना कि चादर देख के पैर फैलाने चाहिए, तो चादर जो है वो बेसिकली आपके रिसोर्सेज हैं, तो उनको देखते हुए आपको अपनी आबादी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब रिसोर्सेज के अंदर खाना भी आ जाता है, रिसोर्सेज के अंदर पानी भी आ जाता है, पीने का पानी भी आ जाता है, रिसोर्सेज के अंदर रहने की जगह भी आ जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो पॉपुलेशन प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन प्लानिंग वो पॉलिसी है ताकि ग्रोथ को जो है वो लिमिट किया जा सके, स्पेशली उन कंट्रीज़ के अंदर जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या फिर उन कंट्रीज़ के अंदर कि जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कहते किसे हैं? पॉपुलेशन कहते हैं जितने भी नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे होते हैं उसको उस जगह की पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कराची के अंदर कितने इंसान रह रहे हैं तो ये कराची की ह्यूमन पॉपुलेशन है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करने से आपको पता लगता है कि बर्थ और डेथ रेट्स कितने हैं, यानी कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग जो है वो मर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, यानी जितने लोग इस जगह पर अभी पाए जाते हैं उनके लिए फूड कितना चाहिए होगा, हाउसेस कितने चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, ड्रिंकिंग वाटर है, गार्बेज डिस्पोजल है। तो अगर आपको ये पता हो कि किसी एरिया के अंदर, किसी शहर के अंदर कितने लोग हैं तो आप उस हिसाब से इन तमाम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भाई लोग चाहते हैं कि क्वालिटी लाइफ लें, बेटर हेल्थ केयर हो, ठीक है, फैसिलिटीज़ अच्छी हो, जॉब्स अच्छी हों। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पॉपुलेशन का जो बढ़ाव है उसे जो है वो रोका जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतना ज़्यादा जॉब की फैसिलिटीज़, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो स्ट्रेन आता है, लोगों की जो लाइफ है वो उसमें मुश्किलात पैदा होती हैं, ठीक है, जॉबलेसनेस हो जाती है, पॉवर्टी होती है, भूखे रहते हैं लोग। तो इन दोनों चीज़, इन 3-4 चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, यानी अच्छी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो जो पॉपुलेशन है उसे प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। बर्थ और डेथ रेट्स जो हैं उन्हें बैलेंस करना होगा। ऐसा नहीं है, अब जैसे जैसे आपकी जो साइंस है वो तरक्की करती जा रही है, जैसे जैसे ऐसी मेडिकेशंस आती जा रही हैं, नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, तो उससे हो ये रहा है कि डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। एवरेज जो लाइफ है हमारी वो बढ़ रही है, क्योंकि
पहले तो लोग सिंपल इन्फेक्शन से मर जाया करते थे, अब यह है कि एंटीबायोटिक्स जब से आई हैं तब से जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। अब उसकी वजह से हो ये रहा है कि हर शख्स जो है वो लंबी उम्र जी रहा है। जब लंबी उम्र जी रहा है और नए बच्चे भी पैदा होते जा रहे हैं तो जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो आपके पास लिमिटेड है, तो हर कोई जो है वो स्ट्रगल के अंदर लगा हुआ है। रिसोर्सेज लिमिटेड है और लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चाइना एंड इंडिया जो है ये ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ कंसिडर किए जाते हैं, हमारा भी कुछ हद तक जो है वो ओवर पॉपुलेटेड कंसिडर किया जाता है। तो खैर रोकथाम की ज़रूरत है या फिर बेटर आप डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को, ये नहीं कि बस कुछ लोग जो हैं वो सारी की सारी वेल्थ लेकर बैठ जाए, तमाम लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ना। कुछ डिजीज़ हैं हमारे पास जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, यानी मेल और फीमेल जब अपने गैमेट्स एक दूसरे एक पॉइंट के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए, तो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उस सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो कोई डिजीज़ फैलती हैं, तो वो कहलाती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो वो तमाम डिजीज़, वो तमाम इन्फेक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास होते हैं, किसके थ्रू? जेनिटल ऑर्गन्स के थ्रू, जेनिटल फ्लूइड्स के थ्रू, किस एक्टिविटी के दौरान? ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, तो वो कहलाती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें हर्पीज़ आ जाता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये हर्पीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो लाजमी नहीं है। इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट भी, यानी दो लोग एक दूसरे के करीब आना भी जो है उसके थ्रू भी फैल सकती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू भी फैल सकती है। सेक्सुअल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर गोनोरिया है, एड्स है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्पीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं ये बहुत पहले से हमें पता है। इनमें एड्स जो है, दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस थ्रेट, जो कि 1980 के अंदर जो है वो हमें देखने को मिला, यानी इसके बारे में हमें पता लगा। तो एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एक वायरस से होता है जिसको हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो साफ़ ना किए जाए, अगर उन्हें प्रॉपरली क्लीन ना किया जाए हीट के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, तो ये कंटामिनेटेड उनके थ्रू होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक का खून अगर आपने लिया और चेक नहीं किया और ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से प्लेसेंटा, जो कि मदर और बेबी के दरमियान कनेक्शन होता है, और मदर मिल्क, तो ये तमाम सोर्सेस हैं कि जिनके थ्रू एड्स जो है वो फैलता है। और ट्रीटमेंट जो है इसकी मौजूद है, लेकिन क्योर जो है वो इसकी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। इम्यून सिस्टम जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जब इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मरीज़ जो है वो छोटी छोटी बीमारियों जो है वो उसके अंदर बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो ये हमारे पास HIV है। थोड़े से MCQs हैं, मैं इसी में करवा देता हूँ, अलग से नहीं बना रहा वीडियो, या बल्कि अलग से बना देते हैं, शायद पहले से अलग से चल रही है।